हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग लास्ट में पढ़े थे आरएमएस करंट। आखिर ये आरएमएस करंट क्यों पढ़े थे? तो आरएमएस करंट में हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकाले थे कि किसी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है तो चूंकि वो करंट तो बदलते रहता है, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी। तो अगर मुझे वोल्टेज निकालना हो या अगर मुझे पावर कंजम्पशन निकालना हो तो आखिर कोई तो एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, यानी करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखे, तो उसके लिए एवरेज निकाले, और वो भी स्पेशल एवरेज निकाले जिसको हम लोग आरएमएस करंट बोले। शॉर्ट में थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या डेल्टा, जो कुछ भी फाइव की जगह कोई बुक में डेल्टा भी लिख देता है। आई नॉट को हम लोग पीक करंट बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाइव को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक, देखिए हम लोग सीखे कि आरएमएस करंट जो है आई नॉट बाई रूट 2 होता है। ये बतलाइए, ये करंट आप निकाले कैसे थे? तो बोले थे कि आई को पहले स्क्वायर कर दो, उसका एवरेज निकालो और उसका अंडर रूट करो, तो वो हो गया आरएमएस करंट। अब जैसे कोई रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, और इसमें यही जो है अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो हो रहा है। ये जो हम डायरेक्शन दिखाए वो किसी मोमेंट का डायरेक्शन है, तो आप जान रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका डायरेक्शन जो है वो अल्टरनेटली चेंज होते रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा, तो बोलेंगे आई आर एम एस इंटू आर, यानी आई नॉट बाई रूट 2 इंटू आर। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। इसको हम लोग आरएमएस वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक ना। आरएमएस वोल्टेज यानी शॉर्ट में वी आरएमएस बोले, क्योंकि सही मायने में वोल्टेज तो होता आई इंटू आर, और आई का वैल्यू तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, यानी वोल्टेज इसका अलग अलग होगा। तो आई आरएमएस इंटू आर यानी आई नॉट बाई रूट 2 इंटू आर कर लिया। अब चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तब ये बतलाएं कि ये कितना पावर कंज्यूम किया, ठीक ना। ये बतलाएं इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए वैसे तो ये आई नॉट बाई रूट 2 जो है वो एक एवरेज वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू नहीं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं, अलग अलग मोमेंट पे तो अलग अलग करंट होता है। तो अगर पूछा जाए ना कि हीट प्रोड्यूस कितना हो, तो हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला आई आरएमएस स्क्वायर आर इंटू टी। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शर्त होता है कि टाइम का जो वैल्यू हो ना वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 पाई बाई ओमेगा हो, मतलब कि जो टाइम पीरियड है ना उससे बहुत बड़ा हो, या टाइम का जो वैल्यू है वो 2 पाई बाई ओमेगा के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, n इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 1 2 3 इस तरह से, ठीक ना। 1 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, 3 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, इस तरह से हो। तो उस केस में जो है आप हीट प्रोड्यूस निकालेंगे आई आरएमएस स्क्वायर आर टी। लेकिन अगर इसके अलावे डिफरेंट केसेज हो, जैसे मान लो हीट प्रोड्यूस पूछे लेकिन जो टाइम दे वो 2 पाई बाई ओमेगा के
मल्टीपल में ना हो, क्योंकि देखो एवरेज जो हम लोग निकाले हैं ना वो एक टाइम पीरियड पर वैलिड है या लॉन्ग टाइम पीरियड पर वैलिड है, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वैलिड नहीं है। तो उस केस में हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच आई स्क्वायर आर डी टी। ये फॉर्मूला तब यूज में लाओ जब t का वैल्यू नॉट इक्वल टू n इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक ना। 2 पाई बाई ओमेगा के इंटीग्रल मल्टीपल में न हो, या t का जो वैल्यू है अगर मान लो टाइम पीरियड से भी कम है, 2 पाई बाई ओमेगा से भी कम है, तब उस केस में ये जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा, ठीक ना। इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि शॉर्ट में ये समझना है कि ये वैल्यू हम तब लिखेंगे जब जो टाइम दिया हुआ है, जितने टाइम में हीट पूछे और उसका वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा से अगर बहुत ज़्यादा हो, या दूसरा t का वैल्यू n इंटू 2 पाई बाई ओमेगा n 1 2 3 4 ऐसे करें, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि एक एसी सोर्स है, देखो ऐसे सिंबल बना है ना, एसी सोर्स का सिंबल, ठीक। अगर मान लो, वैसे तो आप जानते ही हो एसी सोर्स का ईएमएफ हम लोग E0 साइन ओमेगा t प्लस 5 बोलते हैं, है ना। अगर मान लो लिखा हुआ रहे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक ना, कोई ऐसी सोर्स है और उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब है कि एसी सोर्स के वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया गया है, यानी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है, यानी कि ई आरएमएस 220 वोल्ट है। तो ई आरएमएस कितने के इक्वल होता है? तो जैसे आई आरएमएस होता है आई नॉट बाई रूट 2, ई आरएमएस होता है ई नॉट बाई रूट 2, 220। तो ई नॉट क्या हो गया? 220 रूट 2। ये हो गया मैक्सिमम ईएमएफ, पीक ईएमएफ, है ना। और ये जो लिखा हुआ है ना 50 हर्ट्ज, एक बात जानना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 इंटू रूट 2, अलग से कर लेते हैं। 220 रूट 2 का वैल्यू 1.4 लिख लो, तो ये लगभग कितना आ रहा है जी? तो 14 2 ज़ा 28 और 28 में 2 308, यानी अप्रॉक्स जो है कितना आ रहा है 300, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू 1.414 रखोगे तो अप्रॉक्स हो जाएगा। देखो तो ये 308 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि जिस एसी सोर्स पे लिखा हुआ है ना 220 वोल्ट, एक्चुअल में वो फ्लैक्चुएट करके 308 वोल्ट तक जाता है। मतलब लिखा हुआ भले है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, याद रखना डीसी के कंपैरिजन में एसी जो है सेम वोल्टेज ज़्यादा जो है डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि अगर डीसी सोर्स हो, बैटरी अगर 220 वोल्ट का हो तो वास्तव में 220 का ही रहेगा, लेकिन एसी सोर्स अगर 220 का है तो वो फ्लैक्चुएट करते रहता है और वो 308 तक भी पहुंचेगा, जीरो भी होगा। मतलब कि एसी सोर्स है तो वोल्टेज तो उसका लगातार बदलते रहता है, तो कभी 308 पे भी तो जाएगा ना। इसीलिए कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेम वोल्टेज का एसी सोर्स और डीसी सोर्स हो तो ज़्यादा जो है डैमेजेबल कौन, दिक्कत में कौन जो है आपको डेंजर में डाल सकता है? तो बोलेंगे एसी सोर्स। अब देखो लिखा हुआ 50 हर्ट्ज, एक्चुअल में इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो ओमेगा है ना, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई इंटू 50, यानी ओमेगा हो गया 100 पाई पर सेकेंड। ओमेगा हो गया 100 पाई पर सेकेंड, तो ओमेगा निकल गया
यानी अगर ऐसा दिया हुआ रहे, ध्यान से सुनो, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ रहे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो माइंड में क्या समझना है कि ऐसा ऐसी सोर्स है जिसका पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 308 वोल्ट तक जाएगा, और जिसका जो कॉइल उसमें रोटेट कर रहा है, एक तरह से उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है 100 पाइप पर सेकंड, जो एसी जनरेटर में कॉइल को रोटेट करा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं सिंपली फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। केवल फ्रीक्वेंसी इस 50 हर्ट्ज को बोलेंगे और ओमेगा को क्या नाम देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए यहाँ तक जो बात है वो आपको नोट में समझाए, लेकिन अब इसी में आगे हम लोगों को सीखना है कि अगर कोई एसी सोर्स को रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें तब क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें तब क्या इफेक्ट होगा, इंडक्टर से कनेक्ट कर दें तब क्या इफेक्ट होगा, ठीक ना। तो पहले तो आप इसको लिख लें। अब हम लोग सीखते हैं सिंपल एसी सर्किट। तो सिंपल एसी सर्किट में सबसे पहले सीखेंगे कि जब एसी वोल्टेज को रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है तब क्या होगा। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग एक एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक ना। एसी सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो वोल्टेज लिए है ना उसका फेज कांस्टेंट हम 0 मान के चल रहे हैं। अब इस रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट निकालें, ठीक ना, ऐसे सर्किट को हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, केवल रेजिस्टेंस। तो पूछा जाए कि करंट क्या होगा इस सर्किट में, आई का वैल्यू निकालेंगे तो V/R, और जाहिर है V तो है V0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। यही V0/R जो है ना वो पीक करंट हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया। तो देखें करंट का जो इक्वेशन है इसमें जो फेज कांस्टेंट है जाहिर है 0 है, क्योंकि ओमेगा टी प्लस 0, यहाँ भी ओमेगा टी प्लस 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। बोलेंगे इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट current and voltage are in same phase, ठीक ना। करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में होता है, इसका फेज 0 है तो इसका भी 0 है। इसी को हम लोग फेजर डायग्राम से जब बनाते हैं, दिखाते हैं, ठीक ना। फेजर डायग्राम इसका जब बनाते हैं तो देखो जी, वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, चाहे E = E0 साइन ओमेगा टी, बात वही हम V0 लिखे हैं। तो देखो वोल्टेज यही समझो ये ओमेगा टी एंगल है। तो वोल्टेज जिस फेज में है ओमेगा टी एंगल पर है, तो उसी तरह से करंट भी जो है एक तरह से ओमेगा टी एंगल पर है, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों जो है वो सेम फेज में, ठीक ना। अगर हम लोग दिखाएं फेजर डायग्राम में तो यही बोलेंगे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो फेज एंगल होता है वोल्टेज के लिए, वही फेज एंगल किसके लिए होता है, करंट के लिए, ठीक ना। दोनों सेम फेज में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज और टाइम का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें और करंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, समझेंगे। जैसे ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है, जाहिर है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ओमेगा टी है, टी 0 करोगे तो V का वैल्यू 0 आ जाएगा। समझो ये वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इसका मतलब क्या हुआ। अगर करंट के लिए ग्राफ खींचे तो देखिए ये डॉटेड लाइन जो है
वो करंट के लिए है और ऊपर वाला लाइन वोल्टेज के लिए। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा उसी समय करंट मैक्सिमम, जिस समय वोल्टेज जीरो करंट जीरो। यहाँ भी देखो वोल्टेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, अपोजिट सेंस में, तो करंट भी ठीक ना। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचा अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वोल्टेज, तो उसी समय करंट भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में अपने मैक्सिमम। यानी कि दोनों जो है वोल्टेज और करंट भले वैल्यू सेम नहीं है लेकिन फेज दोनों का सेम है, दोनों एक जैसा फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको पहले आप लोग लिख लें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। When AC voltage applied to a capacitor, देखिए एक कैपेसिटर है, इसको हम लोग AC वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक। देखो AC वोल्टेज में चूंकि करंट जो है ना कुछ देर तक इधर है फिर कुछ इधर है, तो कैपेसिटर जो है ना वो कभी फुली चार्ज नहीं होता है, स्टेडी स्टेट में नहीं। अभी अगर करंट इधर है तो इधर क्यू माइनस क्यू उल्टा होगा, फिर इधर पोलैरिटी चेंज होकर के इधर क्यू माइनस क्यू, इस तरह से कैपेसिटर जो है कभी भी स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचता है, यानी करंट कभी भी इसके थ्रू जीरो नहीं होगा। जबकि बैटरी वाला में हम लोग क्या सीखे थे कि कैपेसिटर से जब कनेक्ट कर देंगे तो कुछ देर तक करंट का फ्लो होता है, फिर स्टेडी स्टेट में पहुँच जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, चलो देखेंगे। तो Q/C जो है इक्वल हो गया V0 साइन ओमेगा टी, Q हो गया C इंटू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक ना। इसका जो पोटेंशियल है इक्वल है V0 साइन ओमेगा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। चलिए ध्यान से देखें, इस dQ/dt को क्या बोलते हैं? I, करंट। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V0 1/ωc, और ये जो ठीक है कॉस ओमेगा टी से स्टेप में लिख दे रहे। अभी हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखे थे तो उसमें करंट आया था V0/R साइन ओमेगा टी। जैसे यहां पर R है वैसे ही R की जगह क्या है 1/ωc है। यानी जब कैपेसिटर को आप AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस के रोल में आ जाता है, और उसका रेजिस्टेंस कितने के इक्वल होता है? 1/ωc, जिसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं। बोलेंगे ये जो 1/ωc है एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर हो गया। बोलेंगे इट प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम लोग कैपेसिटर का रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक। देखो जी, ये जो कॉस ओमेगा टी है ना, इसको चाहे तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो देखो तो वोल्टेज का फेज है 0 और करंट का फेज π/2 ज़्यादा है क्या वोल्टेज से? दोनों को साइन में ही रख के कंपेयर ना करेंगे, एक साइन में रहेगा एक कॉस में, तो कैसे कंपेयर? तो बोलेंगे क्या कि फेज कांस्टेंट ऑफ करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। यानी कि बोलेंगे इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक ना। ऐसे सर्किट का नाम क्या देते हैं? कैपेसिटिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट फेज कांस्टेंट ऑफ करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2।
ठीक ना, π/2 से जो है करंट वोल्टेज को लीड करता है। नहीं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज को π/2 से लीड करता है। चलो अब जो है इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम अगर बनाएंगे तो थोड़ा सोचो, वोल्टेज को दिखाए ω t एंगल पर, तो करंट जो है ω t प्लस π/2, मतलब कि ये वोल्टेज के लिए हुआ एरो, तो करंट जो होगा वो π/2 से लीड करेगा, ये एंगल π/2, ठीक ना, ये करंट के लिए हो गया। अगर हम लोग टाइम के साथ ग्राफ खींचे वोल्टेज का और करंट का, तो देखना वोल्टेज का तो ग्राफ फिक्स है, ऐसा होगा। करंट का जो ग्राफ है, चूंकि ये साइन में ही कॉस में है, देखो टाइम जब 0 तो वोल्टेज 0, लेकिन टाइम 0 तो करंट मैक्सिमम हो जा रहा है, क्योंकि कॉस का वैल्यू तो उसी समय ना मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि वोल्टेज जब 0 तो करंट मैक्सिमम। अब देखो वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट 0, यहां पे देखो वोल्टेज 0 करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0, इस तरह का जो है ग्राफ आएगा, ठीक ना, ऐसा ग्राफ आ गया। जिस समय वोल्टेज 0 करंट मैक्सिमम दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट फेज में होता है, ठीक ना। कैपेसिटर में यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट का जो फेज है वोल्टेज के फेज को π/2 से लीड करता है, ठीक ना। डॉटेड लाइन जो है वो करंट के लिए है और डार्क लाइन जो है वो वोल्टेज के लिए है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। हाँ जी, आगे हम लोग देखते हैं व्हेन AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, जैसे अगर केवल एक इंडक्टर हो और इसको हम लोग AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं, V = V0 sin ω t, ऐसे सर्किट को हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जाहिर है अल्टरनेटिंग करंट तो एक वेरिएबल करंट है, और कोई भी इंडक्टर से जब वेरिएबल करंट पास करता है तो आप जानते हैं उसमें EMF डेवलप होता है -L/di/dt, ठीक ना, -L/di/dt। ये मान के चलते हैं कि इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ये प्योर इंडक्टर से कनेक्टेड। तब हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो नेट EMF अगर लिखें तो बोलेंगे -L/di/dt प्लस V0 sin ω t। रूल होता है नेट EMF इक्वल होता है I × R के, तो R तो 0 है तो इक्वल टू 0, यानी कि L/di/dt V0 sin ω t। तो di क्या हो गया जी? तो V0/L sin ω t dt। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करो, V0/L sin ω t dt, di का इंटीग्रेशन तो I, V0/L sin ω t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin ω t का इंटीग्रेशन होता है -cos ω t, ठीक, -cos ω t, और t में जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करना होता है तो बाई ओमेगा, और लिमिट नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे +c, ठीक ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो देखो तो I = -V0/ωL cos ω t +c। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं V0/ωL, इसको अगर लिख दें sin ω t -π/2,
तो ये भी वही हो जाएगा, इस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया, यानी आगे से माइनस गायब हो गया, प्लस सी। देखो जी ये जो टर्म है ओमेगा इंटू एल, इट प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस and it is called reactance of inductor। ठीक ना, नाम देंगे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, लेकिन है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। यानी इंडक्टर को जब आप एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो वो इतना रेजिस्टेंस का रोल करेगा, बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर में यही 1/ω_c काम करता था, उसको रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, काम करता है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर का। और अगर बात फेज का करें तो देखो ये π/2 फेज में कम है, यानी बोलेंगे क्या, इन इंडक्टिव सर्किट फेज कांस्टेंट ऑफ करंट lacks the voltage by π/2। लीड नहीं कर रहा, लैग कर रहा है, वोल्टेज जो है ना वो π/2 से लैग कर गया। यानी देखो वोल्टेज को अगर इधर दिखाएं, ठीक ना, ओमेगा टी एंगल पे, तो ओमेगा टी माइनस π/2 है, ठीक ना, तो माइनस π/2 है, तो करंट को इधर दिखाना पड़ेगा, ठीक ना, करंट को इधर दिखाना पड़ेगा, वोल्टेज इधर तो करंट इधर, π/2 उससे कम। अब देखो अगर हम लोग वोल्टेज और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें और करंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें क्या फर्क होगा। जैसे वोल्टेज का तो ग्राफ फिक्स्ड, इधर वोल्टेज दिखा रहे हैं, इधर टाइम दिखा रहे हैं, और करंट जो है π/2 फेज में कम है, तो देखो उसको यहां से स्टार्ट करें, इस तरह से होगा। ये डॉटेड लाइन करंट के लिए टाइम के साथ ग्राफ, और डार्क लाइन जो है वो वोल्टेज के लिए, ठीक। तो चलिए इसको भी लिख लिया जाए। चलिए ये तो हम लोग सिंपल सर्किट को सीखे, जिसमें हम लोग एसी सोर्स से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए, कैपेसिटर को कनेक्ट किया, इंडक्टर को कनेक्ट किया। अभी मिक्स कनेक्शन नहीं किए, जैसे कैपेसिटर रेजिस्टेंस, इंडक्टर रेजिस्टेंस, या तीनों एक साथ हो तब क्या करेंगे, उसका काम नहीं किए हैं, ठीक ना। तो अभी इस लेक्चर में आप इतना सीखें, क्योंकि सोच रहे हैं कि लेक्चर छोटा छोटा ही करके और फ्रीक्वेंटली जो है ना कम ही टाइम पे डाला जाए, तो आज के दिन में ही एक और भी लेक्चर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ तक सीखें। थैंक यू, धन्यवाद।